जी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी सर, आवाज क्लियर है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच। कल हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन पे और पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे, एंड देन इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कल के डिस्कशन से किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। So no question confusion. I believe it's clear to everyone. Let's start our new topic. If you could move to page number 9, please, last paragraph. Page number 9, last paragraph. There is a definition, sender. There is a definition, sender. I believe मिल गया होगा आप लोगों को। Recording in progress. There is a definition on the page, that is sender. इसको हम रीड आउट करेंगे। द सेंडर इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि सेंडर एक पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, दोनों सेंडर हो सकते हैं। हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। जो मैसेज को ओरिजिनेट करता है, मैसेज का आगाज करता है, मैसेज को स्टार्ट करता है, उसे सेंडर कहा जाता है। इन मोस्ट केसेस द सेंडर वुड बी अ स्पेसिफिक पर्सन। ज्यादातर केसेस में सेंडर जो है वो एक इंडिविजुअल शख्सियत हुआ करता है। However, reports, letters, memos, and prospectuses may be communicated in the name of the team or even a whole company. यानी सेंडर जो है बिल अमूम एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, लेकिन
कभी कभार सेंडर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाया करता है। जैसे हम आपस में गुफ्तगू करें, कोलीग्स आपस में गुफ्तगू करें, क्लास फेलोज आपस में गुफ्तगू करें, तो उसमें जो मैसेज ओरिजिनेट करने वाला है, बात कहने वाला है, उसे सेंडर कहा जाएगा और वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। लेकिन अगर आपको पिफा की जानिब से आपको क्लास का शेड्यूल मिलता है, क्लास का टाइम टेबल मिलता है, तो अब यहाँ पे जो पिफा की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट में से किसी ने आपके साथ क्लास का टाइम टेबल शेयर किया, तो ये इंडिविजुअल पर्सन की कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये पिफा एज एन ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन है। जब हमारे एग्जाम होंगे तो हमें डेट शीट का स्केड्यूल मिलेगा, एग्जाम का स्केड्यूल मिलेगा। वो भी कोई इंडिविजुअल पर्सन उसको ओरिजिनेट नहीं कर रहा होगा, वो पिफा एन और एज एन ऑर्गेनाइजेशन इदारे के तौर पे कर रहा होगा। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल मौसूल होता है किसी भी डेस्को से, यानी फेस्को, लेस्को या गैपको, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की जानिब से बिल मौसूल होता है, वो बिल भी एक कम्युनिकेशन है। उसका ओरिजिनेटर या सेंडर जो है वो इदारा है, लेस्को या फेस्को या गैपको और वॉट एवर इट इज। तो वहाँ पे सेंडर जो होगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। जब हम अपनी पर्सनल गुफ्तगू करते हैं दोस्तों के बीच, फैमिली मेंबर्स के बीच, उसमें जो गुफ्तगू का आगाज करने वाला या मैसेज कम्युनिकेट करने वाला जो है वो या मैसेज का ओरिजिनेटर जो है वो एक सिंगल पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन इदारों के बिहाफ पे होती है, वहाँ पे सेंडर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दोबारा पढ़ेंगे। द सेंडर इज अ पर्सन, सेंडर एक पर्सन हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ये कौन होगा? हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, जो कि मैसेज का ओरिजिनेटर होगा, मैसेज को ओरिजिनेट करने वाला होगा, मैसेज का आगाज करने वाला होगा। इन मोस्ट केसेस द सेंडर वुड बी अ स्पेसिफिक पर्सन, ज्यादातर सेंडर एक इंडिविजुअल पर्सन हुआ करता है। However, reports, letters, memos, and prospectuses may be communicated in the name of a team or even a whole company. हाँ, बाज़ औक़ात जो है लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, मेमोज हैं, वो कंपनी के बिहाफ पे किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एन आईटी हेल्प डेस्क में शेयर अ ग्रुप ईमेल एड्रेस दैट एंश्योर्स एम्प्लॉइज कैन एक्सेस। ये एग्जांपल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बिल का एग्जांपल दे दिया, वो आप ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। जैसे आपको किसी इदारे की जानिब से, जैज़ की जानिब से कॉल मौसूल होती है, तो वहाँ पे जो कॉल करने वाला है वो या को से मुखातिब होने वाला बंदा जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता, वो इदारे के बिहाफ पे होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे आपको बैंक से कॉल रिसीव हो मोबाइल पे, अगेन जो कॉल करने वाला, मैसेज करने वाला, बात करने वाला, मुखातिब करने वाला जो शख्स होगा, वो इंडिविजुअल पर्सन कैपेसिटी में बात नहीं कर रहा होता, बल्कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है। हम जितनी डेफिनेशंस पढ़ेंगे उनमें की पॉइंट हाईलाइट कर देंगे, की वर्ड्स हाईलाइट करेंगे पेपर में। वो कीवर्ड्स हमें एज इट इज प्रोड्यूस करना होंगे और बाकी डिटेल हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। हम जितनी भी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे उन डेफिनेशंस में से कुछ कीवर्ड्स होंगे, दो चार छः अल्फाज, वो कीवर्ड्स हमें पेपर में एज इट इज लिखना होंगे। बाकी डेफिनेशन में हम अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस डेफिनेशन में जो ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज है, ये कीवर्ड्स आप इनको हाईलाइट कर लीजिए एज कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स हैं ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। पेपर में ये 2 से 3 नंबर की डेफिनेशन आएगी, तो इसमें एक तो हमने कीवर्ड्स लिखना होंगे, दूसरा ये बताना होगा कि सेंडर जो है इंडिविजुअल पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। फिर इंडिविजुअल पर्सन की कोई एक आध एग्जांपल और ऑर्गेनाइजेशन की एक आध एग्जांपल हमें पेपर में लिखना होगी। तो आप अपने नोट्स में सेंडर की डेफिनेशन में लिख लीजिए। नंबर 1 हमें कीवर्ड लिखना है। नंबर 2 इसमें हमें बताना है ऑर्गेनाइजेशन पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है।
और नंबर 3 पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन की एक एक एग्जाम्पल लिखना होगा। तो इस डेफिनेशन में हमें 3 चीजें प्रेजेंट करना होगी। इसके कीवर्ड्स, एक, इसमें सेंडर कौन हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, 2, और इसका जो है इंडिविजुअल की एक एग्जांपल, जैसे आप फैमिली मेंबर्स की बात कर सकते हैं, कोलीग्स की बात कर सकते हैं, दोस्तों की बात कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल जिसमें आप डेट शीट इशूड बाय द फिफा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग कंपनी लिख सकते हैं एग्जांपल। किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। No question. So I believe it's clear to everyone. Let's move to next page. There is another definition. Page number 10, very first definition, recipient. इसे हम रिसीवर भी बोलते हैं। रेसिपिएंट या रिसीवर। Whilst it may seem obvious that the recipient represents all those who receive a message, यानी वो लोग जो मैसेज रिसीव करें उन्हें रेसिपिएंट या रिसीवर कहा जाता है। The key point is that we need to consider who the recipient is to ensure we use the appropriate media channel and style with which to communicate. तो कहता है अहम बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा रिसीवर कौन है ताकि हम अपने मैसेज को उस हिसाब से ड्राफ्ट कर सकें, डिजाइन कर सकें। तो इसमें रेसिपिएंट में, रिसीवर में जो इसके कीवर्ड्स होंगे वो हाईलाइट कर लीजिए। दोज हु रिसीव अ मैसेज, दोज हु रिसीव अ मैसेज, दोज हु रिसीव अ मैसेज, इसके कीवर्ड्स होंगे। जैसे सेंडर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इसी तरह रिसीवर जो है ये एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप अगर बात सुन रहे हैं तो आप रिसीवर और या रेसिपिएंट हैं और आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं। जैसे कोई दोस्त आपसे कोई बात करे तो आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप रिसीवर हैं, रिसीव कर रहे हैं मैसेज। रिसीवर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे आपने अपने एडमिशन का फॉर्म भर के दिया होगा, सबमिट किया होगा फिफा में। अब फिफा में जब आपने फॉर्म सबमिट किया वो भी एक तरह की कम्युनिकेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन है। आपने उसमें आप आपके जो फॉर्म भर के देने का मकसद था वो आप ये बताना चाह रहे थे हमें बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लास अटेंड करना है, उसका आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया। उसमें बाकी डिटेल्स होंगी लेकिन उसमें मेन मैसेज ये था कि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लास अटेंड करना है। ये आप इसके मैसेज के ओरिजिनेटर थे, सेंडर थे। अब वो फॉर्म जिसने रिसीव किया
वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं था, एक्चुअली डेट वाज पिफा एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अगर हम पीटीसीएल को अपना किसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो हम ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज हैं। पीटीसीएल जो है वो रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन है, और पीटीसीएल इज अ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल पर्सन तो नहीं है। इसी तरह किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप कोई लेटर लिखते हैं, कोई ईमेल करते हैं, कोई कंप्लेन नोट करवाते हैं, तो इन ऑल दोज केसेस जो रिसीवर होगा वो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट होगा, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को कम्युनिकेट नहीं किया जाता। तो रिसीवर की डेफिनेशन भी 2 या 3 नंबर की पूछ सकता है। इसमें भी एक तो उसके कीवर्ड्स लिखेंगे, हु रिसीव्स द मैसेज, बाकी अल्फाज आपके अपने होंगे डेफिनेशन के। नंबर दो इसमें बताएंगे कि जो रिसीवर है वो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और ओरिजिनेटर भी हो सकता है। और तीसरी बात जो है, सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की एक एक एग्जांपल भी लिखेंगे। देख लीजिए, इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लें। So no question. I believe it's clear to everyone. Let's move to next page. Last paragraph, last definition, message. Let's move to next page. Last paragraph. There is a definition, message. A message is the actual object of communication. मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन का जो असल ऑब्जेक्ट है, मकसद है, वो मैसेज कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जब एडमिशन लिया होगा तो आपने एक फॉर्म सबमिट किया होगा, उस वो फॉर्म जो है उसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये था कि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लास अटेंड करना है। तो ये वाली बात, ये वाला जिसका थीम है, ये एक्चुअली मैसेज था। हालांकि उसमें डिटेल्स तो आपने सारी लिख रखी होंगी, अपना नाम लिख रखा होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, बैंकिंग डिटेल्स लिखी होंगी, प्रीवियस क्वालिफिकेशन लिखी होंगी, करंट स्टेटस लिखा होगा पेपर में। ये सारी की सारी चीजें आपने लिख के कम्युनिकेट की। कम्युनिकेशन तो वो भी थी, बट जो इसमें मैसेज था, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था कम्युनिकेशन का, वो ये था कि आपको इस सेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लास अटेंड करना है। तो आई बिलीव कि आपको कम्युनिकेशन में और मैसेज में फर्क समझ आ गया होगा। आपने
पूरा फॉर्म फिल करके दिया, उसमें आपकी पर्टिकुलर्स होंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, उसमें आपका एकेडमिक डिटेल्स होंगी, उसमें आपका पिफा का करंट स्टेटस होगा, एड्रेस हो सकता है, और जिस सब्जेक्ट की आप क्लास लेना चाह रहे हैं वो भी होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी की जो इंफॉर्मेशन है, ये कम्युनिकेशन कहलाएगी। बट इसमें जो मैसेज है वो इसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या था कि आपको क्लास अटेंड करना है। इसी तरह जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करते हैं एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, तो उसमें भी आप अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, अपना एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, फिफा का करंट स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, बैंकिंग डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कि फीस कहाँ पे की, कब पे की, कितनी अमाउंट पे की, उसका वाउचर नंबर वगैरह, और किस सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहते हैं और किस सेशन में अपीयर होना चाहते हैं। ये सारी डिटेल्स आप सबमिट करेंगे, तो ये सारी की सारी डिटेल जो है ये कम्युनिकेशन है। लेकिन इस कम्युनिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट, मेन थीम है वो क्या है कि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के पेपर में अपीयर होना है। So this would be the actual object of the communication, and this would be considered as message. A message is the actual object of communication, the communication that contains information, advice, news, a request or similar. अब कहता है कि कम्युनिकेशन जो है ये इंफॉर्मेशन की शक्ल में भी हो सकती है, जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एडवाइस की शक्ल में भी हो सकती है, जैसे मैंने कल आपको एडवाइस किया कि बुक को हार्ड कॉपी में प्रिंट कर लीजिए, और आप अपने नोट्स बुक पे ही बनाएं, ये मैंने आपको एडवाइस किया। तो ये जो कम्युनिकेशन या मैसेज था ये एडवाइस की शक्ल में था। मैसेज जो है वो न्यूज़ की शक्ल में भी हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी द अंडरलाइन आइडिया और थीम इन एन एडवर्टीजमेंट। जैसे हमको एडवर्टीजमेंट देखें तो उसमें एडवर्टीजमेंट में कोई आइडिया या कोई थीम होता है, तो वो आइडिया या थीम जो है वही एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि पेपर के लिए हम फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसमें जो आइडिया या थीम है वो ये कि आपको एग्जाम में अपीयर होना है। बाकी सारी कम्युनिकेशन तो है बट आइडिया ये है। इसी तरह एडवर्टीजमेंट में भी जो एडवर्टीजमेंट होते हैं किसी किसी प्रोडक्ट के, उनमें भी पीछे एक आइडिया होता है, थीम होता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखता है द सेंट्रल और प्राइमरी कंटेंट and ultimately refers to the reason for sending the message। यानी कहता है कि जो आप मैसेज हम भेजते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, उसका जो प्राइमरी कंटेंट होता है, उसका जो बुनियादी जुज होता है, वो किस चीज को रेफर करता है? अल्टीमेटली रेफर्स टू द रीजन फॉर सेंडिंग द मैसेज, कि आप ये मैसेज क्यों भेज रहे हैं। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किए, वो क्यों सबमिट किए, वही उसका प्राइमरी कंटेंट है, वही उसका सेंट्रल कंटेंट है, वही उसका थीम है, और वही मैसेज है। A request by a manager for an employee to prepare a report by the end of the day। जैसे कोई मैनेजर अपने किसी एम्प्लॉय को कहे कि शाम तक एक रिपोर्ट बना दें, तो इसमें जो थीम है वो तो रिपोर्ट बनाना है। इसको पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, 2 मिनट हैं, अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछिए। So I believe it's clear to everyone. If you guys could move to page number 10, please, the previous page, there are two definitions, medium and channel. Page number 10, there are two definitions, medium and channel. हम इन दोनों definitions को साथ मिला के समझने की कोशिश करेंगे। Let's assume a scenario. You have a birthday party. You have a birthday party and you want to invite your cousins, your friends. तो उसको इनविटेशन के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए आप इनवाइट कर सकते हैं। आप उसके लिए बर्थडे कार्ड प्रिंट करवा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप उसके लिए बर्थडे कार्ड का जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में लेके बनवा के उसको ईमेल व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। आप उसके लिए एसएमएस भी कर सकते हैं। आप उसके लिए फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए जा सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट लेट्स अज्यूम हमने उसका प्रिंट करवा लिया उस बर्थडे कार्ड को और अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उसको कोरियर कर दें और या हम उसको बाई हैंड डिलीवर कर दें। लेट्स अज्यूम हमने उसको कोरियर करने का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब सीक्वेंस क्या है कि हमें बर्थडे पे इनवाइट करना है अपने अपने फ्रेंड्स को या कजिन्स को, और ये बात कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए हमने कार्ड प्रिंट करवाए और कार्ड को थ्रू कोरियर भेजने का फैसला कर लिया। अब इस सारे प्रोसेस में हम सेंडर होंगे, मैसेज के ओरिजिनेटर होंगे, जो हमारा फ्रेंड या कजिन जो वो मैसेज रिसीव करेगा वो रिसीवर होगा, और जो मैसेज होगा वो कार्ड नहीं होगा बल्कि बर्थडे का इनविटेशन होगा। इससे पहले हम पढ़ चुके कि मैसेज का मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन का असल मकसद थीम या आइडिया है। तो उसका असल मकसद थीम या आइडिया तो बर्थडे पे इनवाइट करना है। सो इनविटेशन ऑन बर्थडे जो है वो मैसेज है, और वो कार्ड जो होगा वो मीडियम होगा जिसके जरिए मैसेज कन्वे किया जा रहा है। वो बर्थडे कार्ड जो आपने प्रिंट करवाया वो मीडियम कहलाएगा, और उस कार्ड को हमने थ्रू कोरियर भेजा तो जो कोरियर कंपनी है वो चैनल कहलाएगा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द कार्ड वुड बी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वी वुड बी द सेंडर, और मैसेज होगा बर्थडे इनविटेशन। अब इसी कार्ड को हमने फैसला किया कि बाई हैंड डिलीवर करेंगे, तो मैसेज बर्थडे इनविटेशन, मीडियम वो कार्ड, और उसका डिलीवरी का तरीकाकार बाई हैंड, ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमने इसको इसके लिए दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट किया। हम कहते नहीं, हम इसका कार्ड प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम इसका कार्ड सॉफ्ट कॉपी में ऐसे ही डिलीवर कर देंगे। तो अब जो सॉफ्ट कॉपी है कार्ड की, अगर वो इमेज की शक्ल में है या पीडीएफ की शक्ल में है, तो वो जो सॉफ्ट कॉपी या इमेज है वो हमारा मीडियम होगा,
मैसेज होगा बर्थडे इनविटेशन, मीडियम होगा वो इमेज इन द सॉफ्ट फॉर्म, और चैनल होगा हम उसको या ईमेल करेंगे तो ईमेल चैनल के थ्रू चैनल हो गया, इंटरनेट चैनल हो गया, हम उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो उसका चैनल बन जाएगा। फिर हमने डिसाइड किया नहीं ये तो लंबा प्रोसेस है, हम इसको हम फोन कॉल करके इनवाइट कर देते हैं, जैसे बिल अमूम हम फोन कॉल करके बर्थडे के लिए इनवाइट करते हैं। अब इस सूरत में अगेन सेंडर, ये ओरिजिनल ऑफ द मैसेज हम हैं, जिसको कॉल किया वो रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन होगा। इसमें मैसेज क्या होगा, थीम क्या होगा, आइडिया क्या होगा, बर्थडे इनविटेशन। अब कैसे बर्थडे इनवाइट किया आपने, थ्रू फोन कॉल, तो फोन कॉल जो है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा, और जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। यानी हमारा मीडियम जिस जरिए से आगे जाए वो चैनल कहलाता है। इसकी मिसाल वो कहता है ऐसे है, जैसे अगर हमें लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो तो हम गाड़ी में जाएंगे, तो गाड़ी जो है कार में जाएंगे तो कार जो है वो मीडियम है। अब ये कार थ्रू मोटरवे भी जा सकती है और थ्रू हाईवे, नेशनल हाईवे भी जा सकती है। अगर थ्रू मोटरवे जाएगी देन इट वुड बी, मोटरवे वुड बी द चैनल, और अगर थ्रू नेशनल हाईवे जाएंगे देन नेशनल हाईवे वुड बी द चैनल एंड द कार वुड बी मीडियम। यानी जिस जिस जरिए से, जिस वास्ते से हम मैसेज पहुंचाएंगे वो मीडियम कहलाएगा, और जिस रास्ते से वो मैसेज जाएगा, फ्लो करेगा, वो चैनल कहलाएगा। ये मीडियम और चैनल मिलती जुलती चीजें हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इनमें बिल अमूम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चैनल जो है एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, मीडियम को मैसेज पहुंचाने के लिए किसी न किसी चैनल की जरूरत रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, आप बर्थडे कार्ड कोरियर के जरिए भेज सकते हैं, कोरियर वुड बी अ चैनल, कार्ड वुड बी मीडियम। उसको बाय हैंड भेज सकते हैं, बाय हैंड वुड बी चैनल एंड कार्ड वुड बी द मीडियम। आप उसको थ्रू ईमेल भेजेंगे देन ईमेल वुड बी द मीडियम एंड इंटरनेट कनेक्शन वुड बी द चैनल। आप उसको फोन कॉल के जरिए भेज सकते हैं, देन फोन कॉल वुड बी द मीडियम एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, द जैज नेटवर्क वुड बी द चैनल। ये दोनों डेफिनेशंस आप लोग अपने तौर पे पढ़ लीजिए, 2-3 मिनट हैं, अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा तो डिस्कस करेंगे। सो प्लीज रीड आउट दीज टू डेफिनेशंस।
जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? ओके, आई बिलीव इट्स क्लियर टू एवरीवन। मीडियम और चैनल जरा कम्युनिकेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको एक आध एग्जांपल जहन में रखना है, जैसे बर्थडे कार्ड का एग्जांपल, ताकि आपको कभी फ्यूचर में इस पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। There is another example. Let's move to page number 12, please. Page number 12, very first paragraph, feedback. Page number 12, very first paragraph, feedback. Feedback is a confirmation or response. Feedback confirmation है, तस्दीक है या response है इस चीज का, that a message has been received, के मैसेज मिल गया, and understood, और समझ आ गया। यानी फीडबैक के दो हिस्से हैं। फीडबैक दो चीजों के बारे में बताता है, एक मैसेज के रिसीव होने के बारे में, और दूसरा मैसेज के समझ आने या समझ ना आने के बारे में। फीडबैक जो है ये रिसीवर प्रोवाइड करता है। फीडबैक बताता है मैसेज रिसीव हो रहे होने के बारे में, तो ऑब्वियसली ये रिसीवर देगा फीडबैक। फीडबैक रिसीवर देता है जिसमें वो तस्दीक करता है कि मैसेज मिल गया और मैसेज समझ आ गया या समझ नहीं आया। जैसे हम फिजिकल क्लास की बात करें, तो जब फिजिकल क्लास में हम टीचर की बात सुन रहे होते हैं, तो गैर इरादी तौर पे सब कॉन्शियसली अगर हमें बात समझ आ रही है, तो हमारे चेहरे पे इत्मीनान सुकून के तासुरात होते हैं, और अगर बात समझ नहीं आ रही तो चेहरे पे जो है वो कन्फ्यूजन के तासुरात होते हैं। तो वो जो कन्फ्यूजन है या जो इत्मीनान है, वो एक्चुअली फीडबैक है कि हमें टीचर की बात समझ भी रिसीव भी कर ली और हमें समझ भी आ गई, या रिसीव कर ली लेकिन समझ नहीं आई। बाज़ औक़ात हम किसी की बात सुन रहे हो तो गैर इरादी तौर पे यस में, हाँ में सर हिला रहे होते हैं। ये भी एक तरह का फीडबैक है जो सेंडर को बताता है कि हमने उसकी बात सुन ली और हम उसकी बात समझ भी आ गई। बाज़ औक़ात कहीं किसी कन्फ्लिक्ट पे डिस्कशन हो रही हो, तो हम देखते हैं कि कोई उस डिस्कशन में, कॉन्फ्लिक्ट पे डिस्कशन में कोई बंदा नो में सर हिला रहा होता है, एक बंदा बात कर रहा है और दूसरा बंदा मनफी में, नफी में, नो में सर हिला रहा होता है। इसका मतलब होता है कि वो बता रहा है कि मैं आपकी बात सुन रहा भी रहा हूँ और आपकी बात से मुझे इत्तेफाक नहीं है, इख्तिलाफ है, आप गलत कह रहे हैं। तो ये भी एक फीडबैक है। इसी तरह अगर कभी किसी को डांट डपट हो, तो डांट डपट होने पे हमारा हमारे कान लाल हो जाते हैं, हमारा चेहरा लाल हो जाता है, तो वो भी एक तरह का फीडबैक है। किसी बात को सुन के हम गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से से हमारा चेहरा लाल हो जाता है, तो वो गुस्से में आना भी एक फीडबैक है उस बात का जो हमने सुन ली। ओरिजिनेटर को, सेंडर को, स्पीकर को आइडिया हो गया कि इस रिसीवर को इस पे गुस्सा आ गया। सो फीडबैक जो है ये रिसीवर सेंड करता है।
और ये जो रिसीवर जो है फीडबैक प्रोवाइड करता है, सेंडर को या ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज को ये बताया जाता है। जो फीडबैक दिया जाता है ये इरादतन भी होता है, गैर इरादी तौर पे भी होता है। जैसे हमने गैर इरादी फीडबैक की काफ़ी सारी एग्जांपल्स डिस्कस की। इरादतन ऐसे होता है कि आपने कोई ईमेल रिसीव किया, आप उसके जवाब में ईमेल लिख देते हैं। आजकल हमारी जो जो फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन है वो टेक्स्ट मैसेज पे या व्हाट्सएप पे है। तो व्हाट्सएप पे जो है हम या टेक्स्ट मैसेज में कोई मैसेज रिसीव करें तो उसका जवाब हम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक मिसाल के तौर पे कोई कोई दोस्त कोई कोलीग हमें कहे कि सुबह जाते हुए मुझे पिक कर लेना, और हम उसके जवाब में ओके लिख देते हैं। इसका मतलब कि हमने उसका मैसेज रिसीव भी कर लिया, उसका मैसेज समझ भी लिया और उससे एग्री भी कर लिया। तो ये हमने इरादतन दानिस्ता कॉन्शियसली हमने उसको फीडबैक प्रोवाइड किया, रेस्पॉन्स किया, उसे कंफर्मेशन किया उसे। इसी तरह हम मुंह से अल्फाज बोल के भी बाजू का जो वो फीडबैक प्रोवाइड कर देते हैं। सो फीडबैक दोबारा पढ़ेंगे। फीडबैक इज अ कंफर्मेशन, ये तस्दीक है, और रिस्पॉन्स दैट अ मैसेज हैज बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड ड्यूरिंग ईमेल कम्युनिकेशन। दिस में टेक द फॉर्म ऑफ अ वेरी ब्रीफ ईमेल। अब कहता है अगर ईमेल आपने रिसीव की उसका फीडबैक कैसे देंगे, उसकी कंफर्मेशन कैसे देंगे। वो कहता है कि एक बहुत मुख्तसर ईमेल सेंड की जा सकती है, वेरी ब्रीफ ईमेल कंफर्मिंग रिसीट ऑफ द सेंडर्स इनिशियल ईमेल, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपकी ईमेल रिसीव हो गई, हम इस पे काम कर रहे हैं। आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो बैंक्स को ईमेल लिखें या किसी कॉर्पोरेट लेवल के इदारे को ईमेल लिखें तो जवाब में आपको ऑटो ईमेल आ जाती है कि वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी विल कम बैक टू यू। वो कंफर्मेशन होती है, वो फीडबैक होता है कि ईमेल रिसीव हो गई और इस पर रिस्पॉन्स किया जाएगा। However, such a brief reply in itself does not necessarily confirm that the message has been correctly understood. This is where a longer response can help to articulate exactly the message that the recipient has interpreted. तो कहता है ये जो ब्रीफ ईमेल हम लिखते हैं ये तो बताती है कि मैसेज रिसीव हो गया। एक हिस्सा फीडबैक का, फीडबैक के दो हिस्से हमने पढ़े, मैसेज रिसीव हो गया और मैसेज समझ आया या नहीं समझ आया। तो जब हम ब्रीफ ईमेल लिखते हैं तो ये तो पता चल जाता है कि मैसेज रिसीव हो गया, लेकिन समझ आया या नहीं आया उसके लिए लेटर ऑन डिटेल्ड ईमेल लिखना होती है। फीडबैक इज अ पावरफुल टेक्निक व्हेन यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे फेस टू फेस में, टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस में। तो उस सूरत में ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। यानी पावरफुल टेक्निक कैसे है कि आपको दूसरे बंदे के बोले बिना ही आइडिया हो जाता है कि उसको बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई, चेहरे के तासुरात से। इसको पढ़ लीजिए 1 मिनट के लिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर आगे चलेंगे।
जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? So I believe no question, any no confusion, any student. It's clear to everyone. इस डेफिनेशन में जो कीवर्ड थे वो वही थे जो कंफर्मेशन दैट मैसेज मीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड, ये इसके कीवर्ड्स हैं, ये लाजिम लिखेंगे। बाकी चीजें लिखें या ना लिखें, अपने अल्फाज लिख सकते हैं। लेट्स मूव टू पेज नंबर 8। पेज नंबर 8, 2.1, द कम्युनिकेशन मॉडल या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मॉडल या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मॉडल जो है इसके 6 हिस्से हैं, 6 स्टेजेस हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले, इफ यू कैन सी द डायग्राम ऑन द पेज, जनरेट मैसेज। नंबर 2, ट्रांसमीटर encodes the message. Number 3, the encoded message is transmitted. Number 4, encoded message is received. Number 5, receiver decodes the message. And number 6, receiver provides feedback. इसके 6 कंपोनेंट्स, ये 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन यू भी पूछ सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन यू भी पूछ सकता है कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, क्वेश्चन यू भी पूछ सकता है कि राइट अ नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। तो क्वेश्चन कंपोनेंट्स के भी पूछ सकता है, क्वेश्चन इसके पार्ट्स भी पूछ सकता है कम्युनिकेशन मॉडल के या कम्युनिकेशन प्रोसेस के। एक बार इसके 6 पार्ट्स स्टडी कर लें, फिर डिस्कस करते हैं। जी, ये 6 इसके पार्ट्स कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो जनरेट मैसेज का है, यानी मैसेज को अपने जहन में जनरेट करना, अपने जहन में आइडिया जनरेट करना, ख्याल जनरेट करना कि मुझे जो है मुझे आप लोगों से अगला सेंटेंस क्या बोलना है। उसके लिए पहले मेरे जहन में एक आइडिया, एक ख्याल जनरेट होगा। जैसे किसी को आपने किसी को बर्थडे पे इनवाइट करना है, तो पहले आपके जहन में ख्याल जनरेट होगा, तो वहां से कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछना चाहेंगे, तो पहले आपके जहन में क्या आइडिया जनरेट होगा कि ये बात समझ नहीं आई, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये पूछना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कम्युनिकेशन मॉडल में पहला स्टेप होगा, जनरेट अ मैसेज। एक्चुअली इस अपने जहन में हम एक ख्याल, एक आइडिया जनरेट करते हैं। कौन जनरेट करेगा? सेंडर जनरेट करेगा, जो मैसेज को सेंड करने जा रहा है।
फिर दूसरा पॉइंट है ट्रांसमीटर एनकोड्स द मैसेज। जो ट्रांसमिट करने वाला, मैसेज को भेजने वाला यानी सेंडर जो है, वो मैसेज को एनकोड करता है। एनकोड करने का मतलब, मैसेज एनकोडिंग का मतलब कि मैसेज आपके जहन में जो ख्याल आया, जो आइडिया आया, उसे आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। आपके जहन में जो ख्याल या आइडिया आया, आप उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने से एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग भले लिखना चाहें लिख लीजिए। टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू प्रेजेंटेबल फॉर्म। अपने जहन में आने वाले ख्याल को, आने वाले आइडिया को हम एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंटेबल फॉर्म मतलब कि जिस फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर सकें, भेज सकें, कन्वे कर सकें, मैसेज डिलीवर कर सकें, उसे एनकोडिंग कहा जाता है। लिखना चाहें डेफिनेशन लिख लीजिए एनकोडिंग का। टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू प्रेजेंटेबल फॉर्म। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस या कम्युनिकेशन मॉडल जो है, इसका पहला स्टेप जो है वो अपने जहन में आइडिया जनरेट करना है, ख्याल जनरेट करना है। फिर उसके बाद उस ख्याल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एनकोड करना है। प्रेजेंटेबल फॉर्म जैसे मेरे जहन में जो जुमला मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे जहन में जुमला आया, मैंने इसको अल्फाज की शक्ल दी, अल्फाज की तरतीब दी। अब हम उसको मैसेज को लिखते हैं एसएमएस के लिए, तो वो प्रेजेंटेबल फॉर्म है। जैसे आपको किसी क्लास में से एब्सेंट हैं, तो किसी स्टूडेंट से, किसी साथी से आपको पूछना है कि कल क्लास में क्या डिस्कस हुआ। ये आपके जहन में आइडिया आ गया, पहला स्टेप जनरेट मैसेज हुआ। दूसरे स्टेप में आप ये पूछने के लिए एसएमएस टाइप कर देंगे। तो ये आपने एनकोडिंग की, अपने जहन में आने वाले आइडिया को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया कि इसको देख के पढ़ने वाला समझ जाए कि आपके जहन में क्या आइडिया है। हम उसे एनकोड करेंगे तो जब भी कोई समझ पाएगा हमारे जहन में क्या आइडिया है। अगर हम अपने जहन में आने वाले आइडिया को एनकोड करेंगे ही नहीं, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके ही नहीं आएंगे, तो फिर मुझे बताइए कि कोई दूसरा बंदा कैसे ये जान पाएगा कि हमारे जहन में क्या ख्याल है, क्या आइडिया है। तो वो प्रेजेंटेबल फॉर्म एस रिटन एसएमएस भी हो सकता है। वो प्रेजेंटेबल फॉर्म जो है वो बोल के जुमले भी की अदायगी भी हो सकती है। और वो प्रेजेंटेबल फॉर्म कोई कोई कार्टून भी हो सकता है। वो प्रेजेंटेबल फॉर्म कोई डायग्राम भी हो सकती है, कोई टेबल भी हो सकता है, कोई चार्ट भी हो सकता है, कोई हाथ का इशारा भी हो सकता है। उसमें भी बाज़ औक़ात हम हाथ के इशारे से, जैसे हम थंब अप करते हैं, कोई हमसे पूछता है क्या हाल है, तो हम उसका जवाब देने के लिए कि हम ओके, हम थंब अप करते हैं। तो पहले दिन में ख्याल आता है कि इसने मुझसे सवाल पूछा क्या हाल है, तो मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताना है, ये ख्याल आया। और उसको हमने प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का सोच लिया कि हम थंब अप कर देंगे। वो बंदा सुन नहीं सकता, हम शीशे के पार हैं, हम थोड़ा दूर हैं। उसने हाथ के इशारे से पूछा कैसे हैं, हम थंब अप कर देंगे कि हम वेरी गुड। तो वो जो थंब अप करना, वो भी एक प्रेजेंटेबल फॉर्म है। तो मेरा ख्याल अब एनकोडिंग तो आपको क्लियर हो गया। पहले दिन में आइडिया आया, फिर हमने उसको एनकोड किया, अल्फाज में कन्वर्ट किया। हमारे दिन में आइडिया आया कि हम क्लास से एब्सेंट थे, पूछना चाहिए कल क्लास में क्या डिस्कस हुआ। हमने इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने इसके लिए कैसे एसएमएस ड्राफ्ट कर लिया। तीसरे स्टेप में द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। इस एनकोडेड मैसेज को, जो हमने तरतीब दे लिया, इस मैसेज को हम सेंड कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। यानी हमने, हमारे जहन में आइडिया आया कि कल क्लास में क्या डिस्कस हुआ, हम एब्सेंट थे, पूछना चाहिए।
हमने मैसेज ड्राफ्ट किया, ये हमने हमने दूसरा स्टेप परफॉर्म किया, एनकोड कर दिया, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले आए। तीसरा स्टेप हमने सेंड का बटन दबा के उसे सेंड कर दिया, ये तीसरा स्टेप हो गया। या मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैंने ये आपको डेफिनेशन कैसे बताना है, मेरे जहन में उस डेफिनेशन का थीम आएगा, उसको मैं अल्फाज की शक्ल दूंगा और फिर मैं बोल के आपको बता दूंगा। जब मैं बोल के जुमला आपको सेंड कर दिया तो एक्चुअली ये तीसरा स्टेप परफॉर्म हो गया, ट्रांसमिट हो गया। तो ये जो पहले तीनों स्टेप हैं ये सेंडर को परफॉर्म करना होते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, ये पहले तीन स्टेप्स को, 1 मिनट है, पढ़ लें इनकी हेडिंग्स, इनको समझ लें, मेमोराइज कर लें, फिर अगला पोर्शन समझ आएगा। आई बिलीव इट्स क्लियर टू एवरीवन। सेंडर ने इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में अपने 3 स्टेप परफॉर्म कर दिए, मैसेज सेंड कर दिया। फिर इसके बाद चौथा स्टेप है एनकोडेड मैसेज इज रिसीव, यानी जो रिसीवर है वो एनकोडेड मैसेज को रिसीव कर देता है। वो मैसेज रिसीव करना ऐसे है जैसे आपने एसएमएस सेंड किया और उसने एसएमएस रिसीव कर लिया, एसएमएस देख लिया। या जब मैंने कोई बात जुमला बोला, उसको मैंने आइडिया जनरेट किया, अल्फाज की तरतीब दी, मैंने बोल दिया, पहले 3 स्टेप परफॉर्म कर दिए, चौथा स्टेप आपने किया, आपने उसको सुन लिया, हेयर किया। या मैंने चैट बॉक्स में लिख के उसको मैसेज किया, तो मैंने अपने 3 स्टेप परफॉर्म किया, आइडिया जनरेट किया, उसको अल्फाज में लिखा और सेंड का बटन दबा दिया। फिर चौथा स्टेप आपने उस मैसेज को रिसीव करना है, उस एनकोडेड मैसेज को रिसीव किया। वो रिसीविंग हेयरिंग की शक्ल में भी हो सकती है, वो रिसीविंग जो है वो सीइंग की शक्ल में, देखने की शक्ल में भी हो सकती है, वो रिसीविंग किसी लिखे हुए मैसेज को पढ़ने की शक्ल में भी हो सकती है। फिर पांचवा स्टेप है रिसीवर डी कोड्स द मैसेज। जिसने मैसेज रिसीव किया वो मैसेज को डी कोड भी करता है। डी कोडिंग का मतलब होता है कि जो मैसेज आपने रिसीव किया, जिसे हमने पहले एनकोडिंग की थी प्रेजेंटेबल फॉर्म में, उसे डी कोड करने का मतलब है कि उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, सेंडर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने ख्याल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। स्टेप नंबर 5 में क्या है कि जो रिसीवर है उस प्रेजेंटेबल फॉर्म में आए हुए मैसेज को अपनी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करता है, वो समझने की कोशिश करता है कि ये मैसेज क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका थीम क्या है। यानी इस मॉडल में, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर अपने आने वाले थीम, जहन में आने वाले थीम को, अपने जहन में आने वाले ख्याल को दूसरे बंदे के, रिसीवर के जहन तक ख्याल की शक्ल में पहुंचाता है।
स्टेप नंबर 2 में हमने अपने जहन में आने वाले ख्याल को इनकोड किया, मुनासिब अल्फाज की शक्ल दी, प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टेप नंबर 5 में रिसीवर उस प्रेजेंटेबल फॉर्म में रिसीव किए गए मैसेज को कन्वर्ट करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग में। यानी हमने, हमारे दिन में ख्याल आया कि हमने कल छुट्टी की थी, क्लास में क्या डिस्कस हुआ, ये पहला स्टेप, हमने हमारे दिन में आइडिया जनरेट हुआ। दूसरे स्टेप में हमने मैसेज लिख दिया, एसएमएस लिख दिया अपने क्लास फेलो को, एनकोड कर दिया हमने अपने जहन के आइडिया को प्रेजेंटेबल फॉर्म में। तीसरे स्टेप में हमने सेंड का बटन दबाया, मैसेज सेंड कर दिया। चौथे स्टेप में उसने मैसेज मैसेज रिसीव किया। पांचवें स्टेप में उसने मैसेज पढ़ा और समझा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि कल मैं क्लास में एब्सेंट था, तो कल क्लास में क्या डिस्कशन हुई, मुझे वो लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। तो हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपका जहन, आपके कान उसको रिसीव कर रहे हैं और आपका जहन उसे ऑटोमेटिकली डी कोड कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल अमूम हमारी लाइफ में ये डी कोडिंग माइक्रो सेकेंड्स में परफॉर्म हो जाती है और हमें नहीं मालूम होता कि ये हेयरिंग और डी कोडिंग दो अलग अलग प्रोसेस हैं। हम समझते हैं कि हमने बात सुनी, ये बात हो गई, ये बात इसका मतलब था, ये एक ही प्रोसेस लगता है। हेयरिंग और डिकोडिंग एक ही प्रोसेस लगता है। रीडिंग और डिकोडिंग एक ही प्रोसेस लगता है। आज की डिस्कशन से पहले हमें नहीं पता था कि डिकोडिंग एक अलग से प्रोसेस है। हम समझते हैं हमने पढ़ा और अंडरस्टैंड कर लिया, ये एक ही प्रोसेस है। नहीं, ये दो प्रोसेस हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अ, मैंने ये चैट बॉक्स में एक मैसेज सेंड किया, मेरे दिल में एक आइडिया आया, मैंने उसे लिखा और सेंड कर दिया, 3 स्टेप परफॉर्म किए। अगर आप लोग चैट बॉक्स देखें तो देयर इज अ मैसेज। अगर आप लोग चैट बॉक्स देखें तो वहाँ मैंने एक मैसेज सेंड किया। वो चौथे स्टेप में आपने वो मैसेज रिसीव किया, देख लिया। पांचवें स्टेप में अब आप उसको डी कोड कर रहे हैं। क्या मैसेज है? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय दिस मैसेज? जी, क्या कोई स्टूडेंट बता पाएगा इस मैसेज का मतलब क्या है? नो, नन ऑफ द स्टूडेंट कैन टेल द मीनिंग। आपने मैसेज रिसीव तो कर लिया, लेकिन इस मैसेज को अपनी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके। इसका मतलब मैसेज रिसीव करना और उसको डी कोड करना दो डिफरेंट बातें हैं। यानी स्टेप नंबर 4 तो आपका परफॉर्म हो गया, आपने मैसेज रिसीव कर दिया। बट स्टेप नंबर 5, रिसीव मैसेज को डी कोड करना, वो आप डी कोड नहीं कर सके। यानी यहाँ से ये बात साबित हुई कि मैसेज मैसेज रिसीव करना और मैसेज को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना, डी कोड करना, दो डिफरेंट प्रोसेस हैं। ये जो मैसेज मैंने लिखा, इसका मतलब मैथ की जुबान में, जो मैथ की जुबान में इसे देयर फोर कहते हैं। मैथ की जुबान में ये 3 डॉट्स का मतलब देयर फोर है। तो यहाँ से साबित हुआ कि मैसेज रिसीव करना और मैसेज डी कोड करना दो डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो रिसीवर मैसेज रिसीव करता है, ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस का चौथा स्टेप है। फिर रिसीवर मैसेज को डी कोड करता है, उसे समझता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करता है, उसे ट्रांसलेट करता है अपने जहन में। ये हमारा पांचवा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन मॉडल का पांचवा स्टेप है। और छठा स्टेप फिर इस पे रिसीवर प्रोवाइड द फीडबैक। रिसीवर अपना फीडबैक प्रोवाइड करता है। फीडबैक हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। फीडबैक का मतलब कि आपने एक मैसेज रिसीव कर लिया,
और आपने मैसेज समझ भी लिया। जैसे मैंने ये मैसेज सेंड किया, मेरे ध्यान में ख्याल आया, पहला स्टेप हुआ, मैंने इस मैसेज को एनकोड किया, यहाँ टाइप किया, दूसरा स्टेप परफॉर्म हुआ, तीसरे स्टेप में मैंने इस मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में, चौथे स्टेप में ये सेंडर के 3 स्टेप थे, चौथे स्टेप में रिसीवर आप हैं, आपने इस मैसेज को रिसीव किया अपने चैट बॉक्स में देखा, पांचवें स्टेप में आपने इसको एनकोड करने की कोशिश की, अपनी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की, सॉरी डी कोड करने की कोशिश की, अपनी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की, आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए, आप इसको डी कोड नहीं कर पाए, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस पे, क्या आपको इसकी समझ आई या समझ नहीं आई, लेकिन आपकी जो खामोशी थी वो एक फीडबैक था, वो खामोशी बता रही थी कि आपको इस मीनिंग की समझ, इस मैसेज की समझ नहीं आई, आपको इस मैसेज के मीनिंग नहीं मालूम थे, आप इसको डी कोड नहीं कर पाए। तो जो आपकी खामोशी थी वो फीडबैक था, और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि आप मेरे भेजे गए मैसेज को समझ नहीं पाए। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस परफॉर्म करना होती हैं सेंडर को, और 3 स्टेजेस परफॉर्म करना होती हैं रिसीवर को। इससे पहले हम मैसेज जनरेट, जो पहली 2 स्टेजेस हैं यानी जनरेट आइडिया और एनकोडिंग, हमें इन दोनों को अलग अलग नहीं पता था, हम नहीं समझते थे कि अलग अलग 2 स्टेप्स हैं, हम शायद इनको एक ही स्टेप समझते हैं। और स्टेज नंबर 4 और 5, प्रोसेस स्टेप नंबर 4 और 5 को हम शायद एक ही स्टेप समझते हो कि मैसेज रिसीव करना, ये 2 डिफरेंट स्टेप है, मैसेज रिसीव करना अलग और मैसेज को डी कोड करना अलग। तो ये 6 स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। इसके नीचे इसकी डिटेल दे रखी है उसने, आप लोगों के पास 5 मिनट हैं, इसे एक बार रीड आउट कर लीजिए, अगर कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा तो फिर डिस्कस करें। सो 5 मिनट्स यू गाइस प्लीज।
कुछ भी बोलते रहो उस तक मैसेज पहुंचेगा नहीं, चाहे तुम कितनी अच्छी उर्दू या इंग्लिश बोलो। हाँ, क्योंकि वो मैसेज डिकोड ही नहीं कर सकता। जी students, anyone having any question? There is a question from Ehsan. In four step, do a receiver may hear the message or listen, or hearing and listening means the same? ये hearing और listening पे हमारा एक चैप्टर है आगे पूरा डिटेल में, वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप यूँ समझ लीजिए कि स्टेप नंबर 4 में आपने जो जो मैसेज है उसे रिसीव करना है, हियर करना है, सॉरी लिसन करना है, सुनना है, आवाज का कान में दाखिल होना है। ये स्टेप नंबर 4। और जो कान में आवाज दाखिल हो गई उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना है, यानी डी कोड करना है, उन अल्फाज का मफहूम समझना है। ये स्टेप नंबर 5 है। जो हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस है वो, यस देयर इज अ टॉपिक, वो हम शायद चैप्टर नंबर 3 या 4 है, वहाँ पे उसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है इस टॉपिक में तो पूछिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस या कम्युनिकेशन मॉडल में अगर किसी का क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। So I believe it's clear to everyone. पेपर में इस पे 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का पेपर में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको वहाँ पे ये जो डायग्राम हमने देखा, इस तरह का एक डायग्राम प्रेजेंट करना है, और फिर आपने हर स्टेप, हर स्टेज को के अगेंस्ट 2 से 3 लाइंस लिखी। आप वहाँ पे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो साथ में एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दी कि आप ने क्लास से ऑफ किया और आप जानना चाह रहे हैं किसी किसी साथी से, क्लास फेलो से, कि कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुआ। तो इसी एग्जाम्पल को लेके इसके पांचों स्टेप्स, जो 6 के 6 स्टेप्स जो हैं, वो आप अपने स्टेप्स में एक्सप्लेन कर देंगे कि इस स्टेप पे ये हुआ, इस स्टेप पे ये हुआ, इस स्टेप पे ये हुआ। तो ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन? ओके, let's move to page number 7. The last paragraph, there is a definition, paralanguage. Page number 7, last paragraph, there is a definition, paralanguage. Paralanguage describes the vocal, vocal मतलब जिसका ताल्लुक आवाज से हो, बोल के जिसका ताल्लुक हो। तो पैरालैंग्वेज कहता है कि एक वोकल चीज है, ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक आवाज से है। येट, लेकिन, नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन,
लेकिन ये कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल पार्ट है। नॉन वर्बल पार्ट का मतलब कि ऐसा, नॉन वर्बल का मतलब कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल ना हो, उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल हो उसे वर्बल कहते हैं। जैसे हमारे और आपके बीच जो गुफ्तगू है ये वर्बल है, इसमें अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एसएमएस लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, ये सारी की सारी वर्बल कम्युनिकेशन है, इनमें अल्फाज का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप रोड के ऊपर ट्रैफिक साइंस देखेंगे रोड की साइड पे, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता, कोई साइन बना रखा होता है। जैसे हॉर्न बजाना मना है, जैसे आगे स्कूल है, जैसे आगे हॉस्पिटल है, उनके साइन बना रखे होते हैं और उसमें लिखा कुछ नहीं होता, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, यानी जहाँ पे अल्फाज का इस्तेमाल ना हुआ। तो वो पैरा लैंग्वेज के बारे में कह रहा है, पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द वोकल, पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द वोकल, यानी बोल के और आवाज के साथ, ये नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल पार्ट है जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम गुफ्तगू करें बोल के और उसमें अल्फाज का इस्तेमाल ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई वोकल कन्वर्सेशन करें, बोल के कम्युनिकेशन करें और उसमें अल्फाज का इस्तेमाल ना हो? तो दोबारा पढ़ेंगे। पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द वोकल, यानी बोल के, येट नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल पार्ट है। जब वो कह रहा है नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब कम्युनिकेशन के जो बोल के की गई कम्युनिकेशन हो, उसके दो पार्ट हुआ करते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो यहाँ पे ये नॉन वर्बल पार्ट की बात कर रहा है। जो बोल के कम्युनिकेशन की जाए उसके दो हिस्से हुआ करते हैं, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल मतलब जो अल्फाज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो वर्बल है, और अल्फाज का इस्तेमाल जहाँ नहीं कर रहे लेकिन बोलने की जो कम्युनिकेशन है उसमें वो हिस्सा तो है, उसे हम नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे उसकी एग्जांपल देता है, जैसे वेरिएंस इन स्पीड, टोन, वॉल्यूम, वॉइस, यानी हम जब बात कर रहे हो तो अपनी स्पीड में वेरिएंस लाते हैं, वो जो वेरिएंस है वो नॉन वर्बल पार्ट है कम्युनिकेशन का। आपकी जो टोन यानी आपका जो लहजा है, तो वो जो है वो नॉन वर्बल पार्ट है। आपने लहजे में जो अल्फाज अदा किए वो अल्फाज वर्बल पार्ट हैं, जिस लहजे में अदा किए वो नॉन वर्बल पार्ट है। वॉल्यूम यानी आवाज़ का ऊंचा होना या नीचा कम होना, तो अल्फाज जो हैं वो तो वर्बल पार्ट हैं हमारी कन्वर्सेशन के, लेकिन उन उन अल्फाज की अदायगी में जो आपने वॉल्यूम यूज़ किया, हायर वॉल्यूम या लोअर वॉल्यूम, तो वो नॉन वर्बल पार्ट है, वो पैरा लैंग्वेज है। फिर कहता है वॉइस या स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, अल्फाज पे दबाव, कुछ अल्फाज हम दबा के लंबे खींच के अदा करते हैं, तो वो जो अल्फाज हैं वो तो वर्बल पार्ट होगा कम्युनिकेशन का, लेकिन उन पे जो हम स्ट्रेस देंगे उन्हें लंबा खींचेंगे, वो नॉन वर्बल पार्ट है कम्युनिकेशन का, उसे हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। यानी जब हम कोई बोल के गुफ्तगू करें, हम तो ऑरल कम्युनिकेशन करें, उस कम्युनिकेशन के दो हिस्से हुआ करते हैं, एक अल्फाज और एक अदर देन अल्फाज। जो अल्फाज हैं उसे वर्बल कहते हैं, जो अदर देन अल्फाज है उसे नॉन वर्बल कहते हैं। अल्फाज मतलब जो लफ्ज़ हमने बोल दिए, और नॉन वर्बल यानी बगैर अल्फाज के, यानी जो हमारा लबो लहजा, हमारी टोन, हमारा वॉल्यूम, अल्फाज पे स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं। अगर इनका ताल्लुक आवाज से तो होता है, लेकिन ये नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करती हैं, और इन्हें पैरा लैंग्वेज कहते हैं। अब पैरा लैंग्वेज का हमारी ज़िंदगी में, हमारी कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल होता है। वो यहाँ समझने की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात ने कोई कोई
किसी किसी सिंगर का कोई गाना देखें हम, तो हम उसका गाना सुनते हैं क्यों? अम्यूजमेंट के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। अल्फाज सुनते हैं हम एंजॉय करने के लिए। और इसी तरह नात नात हम सुनते हैं तो सुकून महसूस करने के लिए। कुरान पाक की तिलावत या किरात सुनते हैं, किरात सुनते हैं हम रूहानी सुकून महसूस करने के लिए। अगर वही अल्फाज सॉन्ग के हम बोलेंगे, हम में से कोई और बोलेगा, वही अल्फाज हो एग्जैक्टली द सेम विच हैव बीन स्पोकन बाय अ सिंगर, तो बाकी लोग सुन के शायद हंसेंगे या उस तरह से महसूस नहीं होंगे, एंजॉय नहीं करेंगे। अल्फाज तो वही हैं। इसका मतलब अल्फाज के अलावा भी उसमें कोई और चीज भी थी। वो जो और चीज थी वो उतार आवाज का उतार चढ़ाव था, लय था उसमें, वेरिएंस थी उसमें, टोन थी उसकी, उसमें अल्फाज की अदायगी थी, लबो लहजा था। वो जो चीजें हैं असल में वो आपके लिए जॉयफुल बनी। वो नॉन वर्बल पार्ट है, वो पैरा लैंग्वेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अल्फाज इंपॉर्टेंट हैं उतनी ही पैरा लैंग्वेज या नॉन वर्बल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट ना हो तो फिर गाने के बोल कोई भी बोले, सॉन्ग के बोल कोई भी बोले, तो सब लोगों को उतना ही एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब उस कोई आम बंदा गाने के बोल बोलेगा तो उसमें जो नॉन वर्बल पार्ट है, जो पैरा लैंग्वेज है, वो मिसिंग होता है, जिसकी वजह से आप उससे महसूस नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कि पैरा लैंग्वेज की वर्थ या इम्पोर्टेंस तो होती है। सिमिलरली अगर नात के अशआर हम बोलेंगे तो उस तरह से रूहानी सुकून आप महसूस नहीं कर पाएंगे जैसे कोई नात हाँ बोलेंगे। अल्फाज तो वही हैं, लेकिन उस तरह से सुकून महसूस क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि अल्फाज के अलावा भी कोई और चीज़ है, वो पैरा लैंग्वेज है, आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव। इसी तरह कुरान हकीम की अगर हम किरत की बात करें तो उसमें भी जो कारी साहब होंगे वो किरत करेंगे तो हम सुन के महसूस होंगे, रूहानी सुकून महसूस करेंगे। वही वही आयत मुबारक हम अगर किरत करेंगे तो शायद आप उस तरह से सुकून महसूस नहीं करेंगे। अल्फाज तो वही हैं। इसका मतलब अदर देन अल्फाज कोई चीज़ है, वो क्या है? वो पैरा लैंग्वेज है, अल्फाज के अलावा जो उसका आवाज़ का उतार चढ़ाव है। अब दोबारा पढ़ेंगे। पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द वोकल येट नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का वोकल पार्ट, वोकल कम्युनिकेशन का, बोल के की गई कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल पार्ट है, यानी अदर देन वर्ड्स है कुछ। क्या है? उसकी एग्जांपल दे दी उसने, वेरिएंस इन स्पीड, टोन, वॉल्यूम, वॉइस एंड स्ट्रेस ऑन वर्ड्स। ये उसकी एग्जांपल्स हैं। फिर आगे इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, कहता है कि इस पैरा लैंग्वेज की वजह से क्या हो सकता है? इट कैन कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स टू द रिसीवर इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द सेम वर्ड्स। भले आप अल्फाज सेम ही इस्तेमाल करें, मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं, इंप्रेशन डिफरेंट हो सकता है। वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी सॉन्ग के अल्फाज हम बोलेंगे या सिंगर बोलेगा तो दोनों का इंप्रेशन डिफरेंट होगा, मीनिंग तो सेम ही रहे। लेकिन कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्फाज वही हों लेकिन मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि रुकें मत जाएं, इस मैसेज का मतलब है कि आपको नहीं जाना चाहिए, रुकें मत जाएं। अब इन्हीं इन्हीं तीन अल्फाज को अगर हम इस तरह से बोलें, रुकें मत जाएं, इसका मतलब चले जाना चाहिए। अल्फाज वही तीन हैं, उनकी तरतीब भी सेम है, रुकें मत जाएं तरतीब भी सेम है, लेकिन पहली एग्जांपल में इसके मीनिंग निकल रहे हैं कि चले जाना, जाना नहीं चाहिए। और दूसरे मैसेज में इसके मीनिंग निकल रहे हैं कि चले जाना चाहिए। यानी एक मीनिंग है नहीं जाना चाहिए और एक मीनिंग है चले जाना चाहिए। अल्फाज सेम है लेकिन डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर दिए। वो यही कह रहा है, इट कैन कन्वे, कौन कैन कन्वे? पैरा लैंग्वेज कैन कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स टू द रिसीवर इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द सेम वर्ड। भले आपने सेम ही अल्फाज इस्तेमाल किए
लेकिन पैरा लैंग्वेज की वजह से उस मैसेज के मीनिंग रिसीवर के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। रुकें, मत जाएं, इसका मतलब डोंट गो। रुके मत, जाएं, इसका मतलब यू शुड गो। तो मीनिंग डिफरेंट, अल्फाज सेम है। फर्क पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज क्या है? अल्फाज की अदायगी में जो वक्फा है वो पैरा लैंग्वेज है। पहले वक्फा रुके पे है, रुकें मत जाएं। ये जो पाज है ये कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए, इसने डिफाइन किया इस जुमले का मतलब क्या है। अब हम कह रहे हैं रुके मत, जाएं। अब जो पॉज या वक्फा है मत के बाद है, इसने डिफाइन किया कि चले जाना चाहिए, मैसेज का मतलब ये है। तो ये जो पॉज या वक्फा है ये पैरा लैंग्वेज है, और ये डिटरमन कर रहा है यहाँ पे अल्फाज के मीनिंग। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जो पैरा लैंग्वेज है बाज़ औक़ात पूरे मैसेज के मीनिंग पूरे के पूरे चेंज कर देता है। बाज़ औक़ात उनका इंप्रेशन जो है वो चेंज करता है, जैसे सॉन्ग के केस में होगा, जैसे नात के केस में होगा, जैसे किरात के केस में होगा। आप इसको डेफिनेशन को एक बार पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन हुआ तो पूछेंगे। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मैसन के एक्सप्रेशंस जो हैं क्या ये भी पैरा लैंग्वेज में कंसिडर होते हैं? एक्सप्रेशन मतलब फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन पैरा लैंग्वेज में कंसिडर नहीं होते। अगर आप पैरा लैंग्वेज की डेफिनेशन देखें, दोबारा देखें, तो पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब्स द वोकल। वोकल मतलब जिसका ताल्लुक आवाज से हो, बोल के। तो पैरा लैंग्वेज अप्लाई होता है वोकल कम्युनिकेशन पे, बोल के कम्युनिकेशन पे, ऑरल कम्युनिकेशन पे। जो ऑरल कम्युनिकेशन है हमने कहा उसके दो हिस्से हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जो अल्फाज का इस्तेमाल, नॉन वर्बल मतलब उन अल्फाज की अदायगी। तो नेसेसरीली जो पैरा लैंग्वेज है या जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये जुड़ी हुई है वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, ऑरल वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। पैरा लैंग्वेज अल्फाज की अदायगी के तरीकाकार का नाम है। तो इसमें अल्फाज की अदायगी लाजिम है, तो इसका मतलब ये वोकल कम्युनिकेशन होगी। जबकि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो वोकल कम्युनिकेशन नहीं होते, वो बोल के की कम्युनिकेशन नहीं होते, उनका आवाज से ताल्लुक नहीं होता। ऐसा नहीं से क्लियर? एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जैन सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद आपकी कनेक्टिविटी का कोई इशू है। सर वो मैं पूछना चाहता था कि ये हार्ड फॉर्म में बुक कहीं से भी नहीं मिलेगी? सॉरी जैन, मैं आपको फिर नहीं सुन पाए, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। So that's all for today. See you on by the next week, inshallah. जैन का क्वेश्चन है कि बुक शॉप पे अवेलेबल है। मेरा नहीं ख्याल किसी शॉप पे अवेलेबल है, और अगर है तो मुझे आइडिया नहीं है।
बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको जो है ना वो कॉपी करवा लें। आप इसको कॉपी करवा लीजिए, फिर उसमें स्पेस रहेगी बैक साइड में, आप जो साइड पे स्पेस है उसमें आप उसको जो है वो नोट्स वगैरह भी बना सकेंगे। फिर डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में हैं, किस सिटी में किस शॉप पे होगी मुझे मालूम नहीं है। हाँ, सीए के इंस्टीट्यूट से मिल सकती है, बट उसमें फिर ये इशू रहेगा कि इसके डिफरेंट वर्जन्स होंगे बुक के, डिफरेंट ईयर्स के डिफरेंट वर्जन्स होंगे, तो ऐसा ना हो कि आप डिफरेंट वर्जन परचेज कर लें वहाँ से। सीए की बुक शॉप से मिल सकती है क्योंकि वो सीए की पब्लिकेशन है, लेकिन वहाँ पे वर्जन का इशू आ सकता है। तो जब हम पढ़ा रहे हैं आपको बताते हैं कि पेज नंबर दिस, पेज नंबर दिस, तो फिर पेज नंबर तो मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कॉपी करवा लीजिए। I believe it's clear to everyone now. But that's all for today and for this week as well. See you by the next week. Take care of yourself and Allah.